बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सलाम का जवाब देना वरहमतुल्लाह। उम्मीद करता हूँ कि आप सब लोग खैर वफियत से होंगे, पढ़ाई ठीक जा रही होगी, क्योंकि अब टाइम बड़ा लिमिटेड रह गया और उस टाइम लिमिटेड के अंदर हमने सिलेबस भी हमारा तकरीबन कंप्लीट हो गया। चैप्टर 14 है और कंट्रोल्स हैं, ये दो एरियाज हैं। भाई ये दो ख़त्म हो गए तो सिलेबस आपका तकरीबन ख़त्म हो जाएगा। तो कोई क्वेश्चन, कोई कंसर्न पिछले लेक्चर्स से रिगार्डिंग है तो आप कर सकते हैं जी। अगर नहीं पढ़ा तो फिर भी नहीं कंसर्न्स होंगे, और अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छा पढ़ लिया है फिर भी कंसर्न्स नहीं होंगे। तो अब ये तस्वीर के दो रुख हैं, या बहुत ज़्यादा समझ आ गया है या बिल्कुल भी समझ नहीं आया। तो मैं आप किस में आपको कंसीडर करूं? दोनों में कंसीडर करूं तो चुवारे भी बन के ना दूं। ले जी, रेवेन्यू के ऊपर हमने प्रोसीजर्स को देख लिया था। आज हम एक्सपेंसेस के बारे में डिस्कशन करते हैं जी। परचेजेस के ऊपर और कॉस्ट ऑफ सेल्स के ऊपर प्रोसीजर्स हमारे इन्वेंट्री में कवर हो गए थे। वहां पे अगर आपको याद हो तो कॉस्ट ऑफ सेल में मैंने कहा था रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड आता है, तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड इन्वेंट्री लेजर कार्ड से आता है। फिर हमने कहा था उसमें ओवरहेड्स लगते हैं, तो ओवरहेड्स के ऊपर हमने अपने प्रोसीजर्स को डिस्कस किया था। फिर हमने परचेज के प्रोसीजर को डिस्कस किया था कि परचेज पे हम क्या प्रोसीजर्स लगाते हैं। जब हम परचेज का रजिस्टर लेते हैं उसके ऊपर हम जो है वो डिफरेंट किस्म के सैम्पलिंग की टेक्निक्स लगाते हैं, वहाँ से हम सैंपल को सिलेक्ट करते हैं और अपने प्रोसीजर को परफॉर्म करते हैं। तो परचेज के ऊपर तो दोबारा आप रीडिंग यहाँ से कर लीजिएगा, दोबारा मैं उसके पढ़ाने नहीं जा रहा। अब इसके बाद है एक्सपेंसेस। एक्सपेंसेस में आपके पास एडमिन कॉस्ट आती है, मार्केटिंग कॉस्ट आती है, अदर एक्सपेंसेस आते हैं। जो बुक में लिखा हुआ है वो इंतहाई शॉर्ट फॉर्म में है, समझाने के लिए थोड़ा मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा, तो बुक में पढ़ेंगे तो फिर आपको आसानी से चीज़ें इंशाल्लाह समझ आ जाएंगी। कोई भी एक्सपेंस है तो उस एक्सपेंस को वेरीफाई करने के दो तरीक़ेकार होते हैं, बल्कि तीन तरीक़ेकार होते हैं। एक होता है सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल, एक होता है सब्सटेंटिव एनालिटिकल, और एक होते हैं अदर्स। इन कोई भी एक्सपेंस है वो इन तीन कैटेगरीज में फॉल करेगा, या आप उसके ऊपर टेस्ट ऑफ डिटेल परफॉर्म करेंगे, या आप एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, या अदर प्रोसीजर आप परफॉर्म करेंगे। सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ डिटेल और एनालिटिकल के बारे में तो आप काफ़ी फेमिलियर हैं और आपको इसके बारे में इंफॉर्मेशन भी मौजूद है, लेकिन अब मैंने यहाँ पे एक और प्रोसीजर लिख दिया है विच इज़ कॉल्ड द अदर्स। अदर्स क्या होंगे? फॉर एग्जाम्पल डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है, तो डेप्रिसिएशन एक्सपेंस मैंने पीपीई की वर्किंग करते वक्त, प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट की वॉलपेपर बनाते वक्त कर ली थी परफॉर्म। अब एक्सपेंस में तो सिर्फ एक फिगर ही आ रही है, वो फिगर को सिर्फ कंपेयर कर लेना उस रेलिवेंट वॉलपेपर से आपके इस प्रोसीजर को क्या कर देगा? कंप्लीट कर देगा। ये बात समझ आई आपको? इसी तरह से इंटरेस्ट एक्सपेंस है। इंटरेस्ट एक्सपेंस की वर्किंग आपने जब अक्रूड इंटरेस्ट एक्सपेंस इन लॉन्ग टर्म लायबिलिटी किया था तो वहां पे जो डेबिट साइड थी अक्रूड एक्सपेंसेस की वो आपकी यहां पे कंपेयर हो जाएगी। इसी तरह से अगर रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड है तो रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के ऊपर आपको यहां प्रोसीजर लगाने की कोई जरूरत नहीं है। रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड के ऊपर आपने अपने इन्वेंट्री लेजर कार्ड्स के ऊपर काम कंप्लीट कर लिया हुआ है, तो वहां से इसके साथ कंपेयर कर देंगे तो आपका क्या प्रोसीजर कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि दोबारा एक्सपेंस के ऊपर जाके आपको प्रोसीजर लगाने की जरूरत नहीं है अगर आपने उस एक्सपेंस को किसी और जगह पे वेरीफाई कर लिया हुआ है। फॉर एग्जांपल लीज लायबिलिटी की अनवाइंडिंग को आप कहां से वेरीफाई करेंगे? यहां पे दोबारा वर्किंग तो नहीं करेंगे। जब आपने एक दफा लीज लायबिलिटी का वर्कपेपर अंडर IFRS 16 बना लिया है तो वहां पे आपने लीज लायबिलिटी का स्केड्यूल बना लिया है, तो स्केड्यूल की मोटाइजेशन जो हुई है वो आपके एक्सपेंस के बराबर होनी चाहिए, तो वहां से आप क्या कर लेंगे? कंपेयर कर लेंगे। इस तरह से जो राइट ऑफ यूज ऑफ एसेट है उसकी जो डेप्रिसिएशन है उसको दोबारा रिकैलकुलेट करने की यहां पे जरूरत नहीं है। क्यों जरूरत नहीं है? जब आप IFRS 16 की वर्किंग कर रहे थे तो वहां पे आपने लीज स्केड्यूल के अंदर उसको कवर कर लिया था। इसी तरह से लीज की मॉडिफिकेशन की वजह से इनकम या एक्सपेंस आपकी चार्ज होती है तो उसको यहां पे टेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ना उसके ऊपर टेस्ट डिटेल लगाने की जरूरत है, ना एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने की जरूरत है।
You just have to compare this expense or income with the relevant work paper in which you have performed your workings. अब इसका मतलब हरगिज़ नहीं है कि एक्सपेंसेस पे मैं काम नहीं कर रहा। इसका मतलब ये है कि जब मैंने रेलिवेंट एरिया में जाके काम किया था तो मैंने इसके बारे में एविडेंस वहां पे ले लिया था। पेपर में अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने इसको इग्नोर करना है। ये प्रैक्टिकली होता है, क्योंकि प्रैक्टिकली आप एक दफा काम करके उसको रिपीट नहीं करते। जब पेपर में पूछेंगे तो आपको अगर फॉर एग्जाम्पल आ जाता है कि आप लीज की अमोर्टाइजेशन, लीज के ऊपर इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऊपर आपने क्या प्रोसीजर लगाने हैं, तो फिर उसके अंदर आपने पूरा IFRS 16 के कॉन्सेप्ट को ज़हन में लेके आना है। अगर वो कहता है डेप्रिसिएशन के ऊपर क्या प्रोसीजर लगाने हैं, तो आपने PPE के प्रोसीजर्स को सामने लेके आना है। अगर वो कहता है कि आपने इंटरेस्ट एक्सपेंस के ऊपर क्या प्रोसीजर लगाने हैं लॉन्ग टर्म लोन के ऊपर, तो आपने लॉन्ग टर्म लोन्स की प्रोसीजर्स को सामने लेके आना है, तो आपने उन प्रोसीजर्स को ड्राफ्ट करना है। प्रैक्टिकली हम उसको कंपेयर कर लेते हैं कि इस एक्सपेंस को या इनकम को रेलिवेंट वर्क पेपर के साथ जाके क्या कर लें, कंपेयर कर लें। फॉर एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं एडमिन एक्सपेंस के अंदर। तो एडमिन में आएगा सैलरीज, वेजेस, फिर डायरेक्टर रेम्यूनरेशन, फिर आएगा जी आपका इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, फिर आएगा रेंट, फिर आएगा पोस्टेज एंड टेली कम्युनिकेशन, फिर आएगा जी एंटरटेनमेंट, ये क्या है, ये आपके एक्सपेंसेस के हेड्स हैं। फिर उसके बाद और बोलेंगे एक्सपेंसेस की टाइप, बोनस इसमें आ जाएंगे, डाटा मिशन होगी, रेंट होगी, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, ऑडिटर की फीस, ऑडिटर फी, आगे एम्पेयरमेंट ऑफ PPE, एक्सचेंज लॉस आपका अदर एक्सपेंसेस में जाता है। चलो हम लिख लेते हैं, क्योंकि वो एक्सचेंज लॉस, एक्सपेक्टेड क्रेडिट लॉस ECL, फेयर वैल्यू लॉस, तो ये बेसिकली इसमें से आते हैं। मार्केटिंग एक्सपेंसेस वो ऑटोमेटिकली इसमें आ जाएंगे ना, मैंने तो ओवरऑल लिख दिया ना। ये इसमें से सारे एक्सपेंसेस एडमिन में भी हो सकते हैं, सारे एक्सपेंसेस आपके मार्केटिंग में भी हो सकते हैं, और अदर एक्सपेंसेस के अंदर कुछ एडिशनल होते हैं। अदर एक्सपेंसेस में क्या आता है, फॉर एग्जाम्पल WWF, WPPF, एक्सचेंज लॉस, ठीक है जी, इम्पेयरमेंट समटाइम इसमें आ जाती है। तो ये आपके जो अदर एक्सपेंसेस होते हैं इसमें ये तरह के एक्सपेंसेस आपके आते हैं। वर्कर वेलफेयर फंड। अच्छा, अब फॉर एग्जांपल मैं बात करूं सैलरीज एंड वेजेस की। सैलरीज एंड वेजेस टेस्ट ऑफ टेल के थ्रू कवर होंगे, एनालिटिकल के थ्रू होंगे, या अदर के थ्रू कवर होंगे जी? किस तरह टेस्ट ऑफ टेल से? टेस्ट ऑफ टेल नहीं लगेगा इस सैलरीज वेजेस पे, लग सकता है। फॉर एग्जांपल सैलरीज वेजेस में एक आपकी पे है, एक आपकी बोनस है, कुछ आपके रिइंबर्समेंट है। अब रिइंबर्समेंट ऑफ एक्सपेंसेस के ऊपर तो आप टेस्ट ऑफ टेल लगा लेंगे, बोनस को आप एनालिटिकल कवर करेंगे और पे को भी आप एनालिटिकल कवर करेंगे। इस तरह से अगर डायरेक्टर की रिम्यूनरेशन है, ये आपकी टेस्ट ऑफ टेल के थ्रू भी कवर हो सकती है या एनालिटिकल के थ्रू भी कवर हो सकती है। कोई नंबर ऑफ डायरेक्टर बड़े लिमिटेड होते हैं, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स देख लें, वहां से आपको सैलरी की फिगर वेरीफाई हो जाएगी। इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू कवर होंगे, इसके ऊपर टेस्ट ऑफ टेल नहीं की जाएगी। रेंट एनालिटिकल के थ्रू कवर होगा। पोस्टेज एंड टेलीकम्युनिकेशन सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ टेल के थ्रू कवर होंगे। टेस्ट ऑफ टेल से मुराद क्या है कि आप इंडिविजुअल ट्रांजैक्शन को सिलेक्ट करें और उसके ऊपर आप अपने प्रोसीजर्स को परफॉर्म करें सैंपलिंग के थ्रू। और एनालिटिकल प्रोसीजर क्या है कि आप ओवरऑल पॉपुलेशन को क्या कर लें, वेरीफाई कर लें। फिर एंटरटेनमेंट एक्सपेंसेस हैं, ये आपके इसमें जाएंगे सब्सटेंटिव टेस्ट ऑफ टेल में। डेप्रिसिएशन, अमोर्टाइजेशन अदर्स में जाएंगे। आगे ऑडिटर फी टेस्ट ऑफ टेल के थ्रू जाएगी। रेंट उसके थ्रू चला गया। ECL आपका अदर में जाएगा। कंपेयर करना सिर्फ, यानी कि जहां पे काम किया तो उसके साथ कंपेयर कर ले। आप अदर को इग्नोर कर दें यार, फॉर टाइमिंग, या टेस्ट ऑफ टेल है या एनालिटिकल प्रोसीजर है। तो आप क्या जी
टेस्ट ऑफ टेल में कर दें स्केल को। डेप्रिसिएशन एनालिटिकल भी हो सकती है, टेस्ट ऑफ टेल भी हो सकती है। मैंने आपको एग्जांपल दी थी। अगर आप एग्जैक्ट क्लाइंट की वर्किंग को रीपरफॉर्म करेंगे तो फिर टेस्ट ऑफ टेल बनेगा। अगर उसमें आप अपनी अजम्पशन लेकर उसकी वैल्यू को निकालने की कोशिश करेंगे तो फिर वो एनालिटिकल बन जाएगा। इस तरह से इंटरेस्ट एक्सपेंस को भी मैंने दोनों हिस्सों में दोनों तरफ पार किया था। ये जो है ना रेंट, ये एनालिटिकल ही होगा। फॉर एग्जाम्पल 1 महीने का रेंट 10,000 है तो 12 महीनों का रेंट कितना होगा? 1,20,000। अगर इलेक्ट्रिसिटी गैस वाटर की बात की जाए तो ये भी आपका एनालिटिकल प्रोसीजर के थ्रू वेरीफाई होता है। अब सवाल आता है कि ये हम जो एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे ये किस तरह से लगाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सबसे पहले नंबर पे सैलरीज, तो यहां से पेरोल कॉस्ट भी आपकी कवर हो जाएगी। सैलरीज, वेजेस एंड अदर बेनिफिट्स। अब बेटा ये बड़ा ना गौर से आपने सुनना है इस प्रोसीजर को। अब ऑब्जेक्टिव क्या है आपका कि आपने सैलरीज की अमाउंट को वेरीफाई करना है। सैलरीज की अमाउंट को वेरीफाई करने से मुराद क्या है कि जो मेरा एक्सपेंस फॉर द पीरियड आ रहा है उसके बारे में वेरिफिकेशन करनी है। और मैंने कहा है कि हम इसको किस तरह से करेंगे? एनालिटिकली वेरीफाई करेंगे। टेस्ट और टेल के थ्रू क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि सैलरी शीट बनती है, उस सैलरी शीट में नंबर ऑफ एम्प्लॉयज बहुत ज्यादा होते हैं, तो आप उसके ऊपर शायद इस प्रोसीजर को ठीक तरीके से इफेक्टिव वे में नहीं लगा सकते। इसको वेरीफाई करने के लिए एनालिटिकल भी 3-4 तरह के प्रोसीजर्स हैं। वन ऑफ प्रोसीजर जो इंपॉर्टेंट होता है, जो चलता है मार्केट में, मैं वो आपको बताता हूं। सबसे पहले आप सैलरी शीट लेते हैं ऑफ लास्ट मंथ ऑफ प्रीवियस ईयर। आपने क्या लेना है? सैलरी शीट ऑफ लास्ट मंथ प्रीवियस ईयर। फॉर एग्जांपल अगर मेरा 30 जून 2024 ईयर एंड है तो मैं किसकी बात कर रहा हूं? 30 जून 2023 की बात कर रहा हूं। ये बात समझ आई आपको? अगर आपका ईयर एंड 30 जून 2024 है तो आपने कौन सी सैलरी शीट लेनी है? 30 जून 2023 की। ये बात समझ आई आपको? इसको मल्टीप्लाई बाय कर देना आपने 12 के साथ। मैंने कहा कि जो मेरे पिछले साल का आखिरी महीना था वो जो सैलरी आई वही अगले 12 महीनों में सैलरी रही फॉर टाइमिंग। तो मैंने क्या किया? सिंपल, सैलरी शीट ऑफ लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर मल्टीप्लाई बाय 12। अब जो एम्प्लॉइज यहां पे थे, क्या वो पूरा, इसका मतलब क्या है कि वो पूरा साल सस्टेन किए हैं। दूसरा मतलब क्या है कि कोई नया एम्प्लॉय आया ही नहीं है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तीसरी बात क्या है कि जो इंक्रीमेंट्स हैं वो भी नहीं है। चौथी बात क्या है कि बोनस भी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि मुझे इसमें कुछ एडजस्टमेंट्स करूंगा तो मैं फॉर द पीरियड एक्सपेंस को वेरीफाई कर लूंगा। अब पहले एडजस्टमेंट क्या होगी? पहले आएगी इंपैक्ट ऑफ ज्वाइनर्स। इंपैक्ट ऑफ ज्वाइनर्स से मुराद क्या है? वो लोग जो इस सैलरी शीट में तो नहीं थे लेकिन ड्यूरिंग द पीरियड उन्होंने क्या किया? हमें ज्वाइन कर लिया है। अब आप क्या करते हैं? आप क्लाइंट से कहते हैं आप हमें लिस्ट ऑफ ज्वाइनर्स दे दें, उनकी सैलरी शीट्स दे दें, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स की कॉपीज दे दें। उसकी बेसिस के ऊपर आप उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग को सामने रखते हैं और डेट ऑफ ज्वाइनिंग को सामने रख के आप उसकी एक्सपेंस को कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल 3 एम्प्लॉइज आए, एम्प्लॉय ए, एम्प्लॉय बी और एम्प्लॉय सी। एम्प्लॉय ए आया दिसंबर 23 में, एम्प्लॉय बी आया जनवरी 24 में, एम्प्लॉय सी आया मार्च 24 में। ये 12 महीने से मल्टीप्लाई हुआ है। इसने कितने महीने काम किया हमारे पीरियड में? 7 मंथ्स। इसने कितने महीने काम किया? 6। इसने कितने महीने काम किया? 4। अगर इसके 1 महीने की सैलरी 10,000 है, इसकी 1 महीने की सैलरी 50,000 है, इसकी 1 महीने की सैलरी 20,000 है, तो 70,000, 3 लाख और 80,000, 4 लाख। ये क्या है? इंपैक्ट ऑफ ज्वाइनर है। तब 4,50,000 को क्या कर लेंगे? यहां पे ऐड कर लेंगे। और अगर मैं कहता हूं कि मेरी 12 महीने की 1 महीने की सैलरी 1 मिलियन थी तो इसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दे तो कितना बनेगा? 12 मिलियन। ये बात समझ आई आपको या नहीं आई? आ गई। अब हमने कहा कि कुछ ऐसे एम्प्लॉइज थे जो यहां पे तो मौजूद थे लेकिन वो ड्यूरिंग द पीरियड क्या हो गए हैं? छोड़ के चले गए हैं। बड़ी इंपॉर्टेंट बात, जब मैंने 12 से मल्टीप्लाई किया तो सारे के सारे एम्प्लॉइज को मल्टीप्लाई कर दिया। अब इनमें से लोग छोड़ के चले गए हैं
अब क्या होगा कि कितने महीने उन्होंने काम नहीं किया, कितने महीने उन्होंने काम नहीं किया। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं मिस्टर ए दिसंबर में छोड़ के गया, तो नए एग्जाम्पल बना लेते हैं, आप कंफ्यूज ना करना। मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी। मिस्टर एक्स के डेट ऑफ लिविंग है 1 जुलाई 23। मिस्टर वाई की लिविंग है 30 सितंबर 23। मिस्टर जी की लिविंग है 1 जून 24। मिस्टर एक्स की सैलरी थी 10,000, मिस्टर वाई की सैलरी थी 20,000, मिस्टर जी की सैलरी थी 1 लाख। अब कितने महीने इसने काम नहीं किया? इसने 12 महीने काम नहीं किया। कितने महीने इसने काम नहीं किया? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 9 मंथ। कितने महीने इसने काम नहीं किया? 1 मंथ। ये बात समझ आ रही है आपको? ऊपर से तो नहीं गुजर रही? पक्की बात है ना? 120,000 इसका इंपैक्ट आ गया, 1,80,000 इसका इंपैक्ट आ गया, और 1 लाख रुपए इसका इंपैक्ट आ गया। कितना हुआ जी? 4 लाख रुपया। क्या कर, माइनस करेंगे प्लस करेंगे? माइनस करेंगे। फिर हमने क्या लिखा यहां पे? इंपैक्ट ऑफ कितना है जी? आगे फिर क्या करेंगे? इंपैक्ट ऑफ इंक्रीमेंट। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि वो एम्प्लॉइज जो पिछले साल मौजूद थे उन्हीं को सिर्फ इंक्रीमेंट मिला। उसमें से हमने कहा कि ठीक है, कब मिला? उन्होंने कहा जी 1 जुलाई को ही इंक्रीमेंट हमने दे दिया। हमने कहा कितने परसेंट दिया? उसने 10%। हमने कहा ठीक है, लास्ट मंथ की सैलरी कितनी थी? 1 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 10% मल्टीप्लाई बाय 12। हालांकि इसमें भी वैसे इंपैक्ट ऑफ लीवर ज्वाइनर होना चाहिए, लेकिन बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, बहुत कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। अब फॉर टाइम आपने क्या किया? इंक्रीमेंट को आपने यहां पे ऐड कर लिया। कितना बनता है जी? 1 लाख 1.2 मिलियन। 1.2 मिलियन किसका इंपैक्ट है? आपका इंक्रीमेंट का इंपैक्ट है। ये बात समझ आ रही है आपको? समझ आ रही है? हाँ भाई, ग्रीन शर्ट समझ आ रही है? वो छोड़ गए हैं, वो बात आपकी ठीक है। वो कैलकुलेट जब हम एक्चुअली करते हैं सैलरी शीट की बेस पे करते हैं, लेकिन यहां समझाने के लिए आसान किया है, वरना कॉम्प्लेक्स बहुत ज्यादा हो जाए। एग्जांपल ठीक है, ये बात समझ आ गई आपको यहां तक? इंपैक्ट ऑफ बोनस। इंपैक्ट ऑफ बोनस मैंने कहा 10 लाख का बोनस दे दिया हमने। इस साल का क्या है जी एक्सपेंस? 12 मिलियन में 4 ऐड करें, 4 लाख माइनस करें तो 50,000 ऐड कर लें, यानी 50,000 जमा 12 लाख, 12 लाख 50,000, 12 लाख 50,000 जमा 1 मिलियन, 22 लाख 50,000। 22 लाख 50,000 से मिला के 14,005 नहीं, तकरीबन 14 मिलियन का एक्सपेंस आपका आएगा। ठीक है जी, ठीक है सर। 14250000। ठीक है जी। तो ये क्या है जी? सैलरी एक्सपेंस है। अब आपने क्या किया? इसको आपने एनालिटिकली वेरीफाई किया। अब इसमें एक और टाइप भी होती है, वो क्या होती है? एवरेज सैलरी पर एम्प्लॉय निकाल लें, और जितने एम्प्लॉय पिछले साल थे उसको इस साल के एम्प्लॉय से मल्टीप्लाई कर दें, तो वहां से उसको इंपैक्ट ऑफ इंक्रीमेंट और बाकी चीजें ले लें, तो फिर आप उसको वेरीफाई कर लेते हैं। एनी आप इसको याद कर लें, ये एनफ होगा। फॉर पेपर में सवाल आ जाए कि सैलरीज पे क्या एनालिटिकल प्रोसीजर लगाएंगे, तो अब आपके जहन में क्या होना चाहिए? ये प्रोसीजर आपके जहन में आ जाना चाहिए जी। कौन सा प्रोसीजर? आप कहेंगे जी हम एनालिटिकल, अगर पेपर में सवाल आ जाए एनालिटिकल प्रोसीजर क्या लगाएंगे सैलरीज के ऊपर, तो आप कहेंगे वी विल ऑब्टेन द सैलरी शीट ऑफ द लास्ट मंथ ऑफ द प्रीवियस ईयर एंड विल मल्टीप्लाई विद द 12, देन वी विल टेक द इंपैक्ट ऑफ लीवर्स एंड ज्वाइनर्स एंड इंपैक्ट ऑफ इंक्रीमेंट एंड बोनसेस,
एंड देन वी विल कैलकुलेट द सैलरी एक्सपेंस फॉर द पीरियड। ठीक है जी, तो वो समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाह रहे हैं। क्या चीज? नहीं, आपको कैलकुलेशन दिखाने की जरूरत नहीं है, अनलेस अनटिल वो हो सके आप खुद ही कह दे किस पे क्या काम करेंगे। फॉर एग्जाम्पल आपको पूरी ग्लोबल बना के दे दे और कहीं आप इसके ऊपर क्या एविडेंस लेंगे, क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे, तो आप क्या प्रोसीजर परफॉर्म करेंगे जिसके ऊपर सैलरी शीट की अमाउंट को सैलरी शीट से वेरीफाई कर लेंगे, इंपैक्ट ऑफ ज्वाइनर की वर्किंग लेंगे। वर्किंग के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, लिस्ट ऑफ ज्वाइनर्स लेंगे, उनकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग को देखेंगे, उनकी सैलरीज को देखेंगे, उनके पर्टिकुलर्स को उनकी एम्प्लॉय फाइल से जाके कंपेयर करेंगे। फिर जो कैलकुलेशन की गई है इंपैक्ट ऑफ ज्वाइनर्स की, इसको रिकैलकुलेट करके चेक करेंगे कि ये ठीक है या नहीं है। सेम प्रोसीजर ऑन लोन्स, सॉरी लीवर्स। आप आगे इंपैक्ट ऑफ इंक्रीमेंट है तो इंक्रीमेंट के ऊपर बोर्ड की अप्रूवल ले लेंगे कि बोर्ड ने अप्रूव किया हुआ या नहीं किया हुआ। बोनस के ऊपर भी बोर्ड की अप्रूवल ले लेंगे कि उन्होंने इसको अप्रूव किया या नहीं किया। फिर जो एलिजिबल एम्प्लॉइज थे उनको ही बोनस गया, उनके हमने पर्सनल फाइल से जाके उसको कंपेयर कर लिया, तो इसके प्रोसीजर भी डिजाइन हो गए। वो भी आते हैं उसके ऊपर, वो एनालिटिकल में नहीं है ना, वो सेपरेट है। इन्होंने सवाल किया जी गोस्ट एम्प्लॉइज नहीं है, झूठे एम्प्लॉइज नहीं है, गैबी एम्प्लॉइज नहीं है। क्या चीज? साइलेंट कोई बंदा नहीं है। ये कैसे से वेरीफाई करेंगे? आपको आइडिया है कि आजकल एक कॉन्सेप्ट है आइरिस स्कैन का, आंखों की स्कैनिंग का। पहले ये होता था कि फिंगरप्रिंट नहीं, फिंगरप्रिंट भी ठीक है, पहले कार्ड्स होते थे, आपके कार्ड है, कार्ड पंच करते थे तो आपकी अटेंडेंस लग जाती थी। अब क्या है, अब आपको फिंगरप्रिंट के थ्रू होता है या आई स्कैन के थ्रू होता है या फेस रिकग्निशन के थ्रू होता है। अब अगर मौलवी साहब की रेप्लिका शक्ल का कोई खोल बनवा लेगा फिर ही मौलवी साहब की अटेंडेंस लगेगी, अदरवाइज मौलवी साहब की अटेंडेंस नहीं लगेगी। फिर अगर मौलवी साहब को खुदा ना खास्ता इनके अंगूठा काट के कोई उसके ऊपर फिंगरप्रिंट ले ले और फिंगरप्रिंट अपने बना के लगा ले, फिर मौलवी साहब की जो है वो अटेंडेंस लगाई जा सकती है। जिस तरह से आप अगर सिम निकलवाने जाएं तो आपने एक बड़ी एहतियात रखनी होती है कि सड़क पे जो लोग बैठे होते हैं इनसे आप सिम ना लेनी है, ना इनसे आपने सिम को डुप्लीकेट निकलवाना है। क्योंकि आप एक दफ़ा थंब प्रेशन लगाते हो, कहते हैं सर ठीक नहीं हुआ, वो एक्चुअली आपके नाम पे एक और सिम किसी और को इशू हो चुकी होती है। फिर थोड़ी देर बाद कहते हैं सर एक और थंब लगाएं, फिर आप थंब लगाते हैं, वो भी आपके नाम की सिम नहीं होती। तीसरी दफ़ा जाके सिम लगाते हैं तो वो आपकी सिम होती है। तो 3 दफ़ा थंब प्रेशन लगवा के आपकी नाम की 2 सिमें निकलवा लेते हैं। फिर जिसके ऊपर कॉल आती है बेनज़ीर इनकम सपोर्ट में आपको इतने पैसे मिले हैं, जीतो पाकिस्तान में आपको इतने पैसे मिले हैं, आप ये कर लें, आप ऐसे कर लें, आपका भाई जो है उधर पकड़ा गया है, आपका ये रिश्तेदार उधर थाने में बैठा हुआ है। तो ये सारे क्या हैं, ये सारी टेक्निक्स होती हैं जिसके थ्रू ये वाला काम होता है। नहीं मैं ऐसा काम नहीं करता, आप मेरे पर शक ना करें, मेहरबानी करें, ठीक है। तो बात क्या है कि ये सारे जो होती हैं चीज़ें वो इस तरीके से आप 2 नंबरी जो होती हैं वो की जाती हैं। तो जब जिस बंदे को 2 नंबरी करनी आती है उसको 2 नंबरी पकड़नी भी आ जाती है, ठीक है। तो बात यह किस तरह से आप गोस्ट एम्प्लॉइज को पकड़ सकते हैं। फिर टाइम शीट का कॉन्सेप्ट होता है, वहां से आप चीज़ों को कंफर्म कर सकते हैं। और आपके दिन में क्या प्रोसीजर है? नहीं, मैं इंतहाई सादा इंसान हूं, मुझे तो पता ही क्यों नहीं है। ये सारी चीजें तो इतनी बेसिक लेवल की चीजें हैं, ये सबको पता होती हैं। मैं को थोड़ी बता रहा हूं आपको नई चीज। जी फिजिकली किस में वेरीफाई करोगे? बुला लूं मैं उनको, आ जाओ इधर आओ। नहीं, ये सऊदीया में तो जरूर होता है, सऊदीया में जरूर होता है, वहां पे है सऊदीजाइजेशन का कॉन्सेप्ट। सऊदीजाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या है कि अगर आपने 70 एम्प्लॉइज एक्सपैट्स रखने हैं तो उनके साथ आपने 30 एम्प्लॉइज लोकल रखने हैं। और ये रेशो कई डिपार्टमेंट में तो 70% लोकलाइजेशन पे हो गई है। अब वो जो लोकल होते हैं वो काम नहीं करते, उनको कहा अगर वो काम करने आ जाए तो फिर कंपनी नहीं काम कर सकती, तो उनको कहा जाता है आप घर ही बैठे, तनख्वाह आपके अकाउंट में ट्रांसफर होती रहेगी। तो वो बेसिकली इसलिए उनको तनख्वाहें मिलती रहती हैं, ये होता है कॉन्सेप्ट। लेकिन ठीक है, क्या कर सकते हैं इसके ऊपर, एक्सपेंस तो है ना। क्या चीज? नहीं, देखें इसमें 2 बातें हैं। वही फिर आपने अगर कोई आप फॉर एग्जाम्पल आप रेफरेंस पे आ गई हैं, आपको जो है वो आपने काम नहीं करना, ठीक है, आप घर ऑफिस भी नहीं आएंगी। जब ऑफिस नहीं आएंगी तो आपके थंब प्रेशन भी लगेंगे, या फिर आपने अंगूठा काट के दे दिया तो फिर एक अलग बात है, ठीक है। या अपनी शक्ल की कोई और शक्ल रेप्लिका अपने साथ खातून को कहा कि मेरे ब्याह पे आपने अटेंडेंस लगा देनी है। अगर ये सारे फैक्टर नहीं किए हुए
या आपने किए हुए हैं तो फिर तो मैं नहीं पकड़ सकता इस पॉइंट को। अगर आप आते नहीं है, अटेंडेंस में नाम नहीं है, सैलरी प्रोसेस हो रही है, तो क्वेश्चन मार्क रेज हो जाएगा कि आप घोस्ट एम्प्लॉई हैं। नहीं, पॉलिसी नहीं। देखें, कंपनी के जो फंड्स हैं, रिसोर्सेज हैं, वो गलत तरीके से यूटिलाइज नहीं होने चाहिए। और अगर कोई बंदा नहीं आ रहा तो कंपनी के फंड्स गलत यूटिलाइज हो रहे हैं। जी समझ आ गई जी आपको? कोई क्वेश्चन, कोई सवाल? सैलरी क्लियर है जी। अब आते हैं जरा इलेक्ट्रिसिटी, गैस, वाटर, ये आपके यूटिलिटी एक्सपेंसेस होते हैं। क्या होते हैं जी? यूटिलिटी एक्सपेंसेस के ऊपर एनालिटिकल प्रोसीजर किस तरह से लगाया जाता है? आप हर क्वार्टर में से एक एक बिल ले लें। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूं जी कि जुलाई 23, नहीं बल्कि जून का ले, जून 23, सितंबर 23, दिसंबर 23, मार्च 23, मार्च 24। हमने कहा कि जून का बिल था 10 मिलियन, सितंबर का बिल था 6 मिलियन इलेक्ट्रिसिटी का, दिसंबर का बिल था 4 मिलियन, मार्च का बिल था 8 मिलियन। प्लस करें 16 4 20 और 8 28, 28 मिलियन आपका बिल है। डिवाइडेड बाय करें 4, मल्टीप्लाई कर दें 12, कितना बनता जी? कितना? 84 मिलियन एक्सपेंस। वेरीफाई हो गया जी। नहीं समझाई बात की? आप देखिए हर, आप मुझे घर का, अपने घरों के बिल जरा में लेके आए। सबसे ज्यादा बिल आपका जून के महीने में होता है, सितंबर के महीने में थोड़ा सा कम हो जाता है, दिसंबर के महीने में बिल्कुल कम हो जाता है, मार्च में फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो आपने 4 क्वार्टर में से एक एक बिल ले लिया, उन बिलों का टोटल किया, उनकी एवरेज निकाल ली, तो एक महीने का एवरेज बिल आ गया, उसको मल्टीप्लाई बाय 12 कर दिया तो पूरे साल का एक्सपेंस आ गया। आप लोग अपने घर के बिलों को इस तरह से वेरीफाई करके चेक कर लें। एक्चुअल बिल आप आज की होम असाइनमेंट है, 12 पिछले महीनों के बिल लेने हैं, ताकि आपको थोड़ी सी ये भी आदत पड़े कि घर 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 को किस तरह चलाया जाता है। आपके पेरेंट्स कितनी मुश्किल से आपके लिए बिल पे करते हैं, आपके पेरेंट्स कितनी मुश्किल से आपके लिए एफर्ट्स करते हैं, ये आपको फिर एहसास होगा। आज आपने पूरे साल के बिल निकाल लेने हैं, पूरे साल के बिल निकाल के आपने उनके टोटल करके एक्सपेंस को जमा कर लेना है। 12 महीनों का आपने टोटल एक्सपेंस को चेक कर लेना है कि ये टोटल एक्सपेंस एक्चुअल है। आपने फिर इसको एनालिटिकल वेरीफाई करना है। उसमें फिर आपने गेन यही करना है, एक जून का बिल लेना है, एक सितंबर का लेना है, एक दिसंबर का लेना है, एक मार्च का लेना है। उसको आपने एवरेज आउट कर लेना है। एवरेज आउट करके आपने इस तरह से मल्टीप्लाई बाय 12 करके चेक करना है। मोर और लेस आपका बिल टोटल और जो बिल आपका एवरेज है, ये मोर और लेस एक जैसा होगा। अगर एनोमली आ जाए, डिफरेंस भी आ सकता है। डिफरेंस क्यों आएगा? फॉर एग्जाम्पल पिछले साल, पिछले साल से मुराद क्या है? दिसंबर 22, दिसंबर 22 में आपके घर में वो जो क्या कहते हैं, एसी नहीं लगा हुआ था, ये वाला इन्वर्टर एसी नहीं लगा हुआ था जो हीट को थ्रो करे। लेकिन दिसंबर 23 में आपने क्या किया? आपने वो इन्वर्टर लगवा लिया जिससे हीटिंग का प्रोसेस भी होता है। आप देखें ये वन ऑफ द इवेंट है जो पहले नहीं होता था। अब आपका बिल ज्यादा आएगा, यानी आप एवरेज से बिल ज्यादा आएगा। क्यों ज्यादा आएगा? क्योंकि आपने कुछ ऐसा एनोमलस काम कर लिया है जो पहले नहीं था। तो आप, ये ऑब्जेक्टिव क्या होता है ये एनालिटिकल प्रोसीजर लगाने का? ये एनोमलीज को आइडेंटिफाई करने के लिए लगाया जाता है कि अगर एवरेज मेरे तरह बिल आ रहा है तो मेरे एक्चुअल बिल कितना है। एक्चुअल बिल उससे बहुत ज्यादा हो या बहुत कम हो तो फिर क्वेश्चन मार्क रेज हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हुआ। ये कल आपने अपने घरों के बिल लेके आने में, यहां से आपकी फाइनेंशियल हेल्थ भी वेरीफाई कर लूंगा। बिल तो देते ही होंगे ना, घर में तो बिल देते हैं ना पेरेंट्स। क्या चीज? किधर? अमीर बंदे हैं ये, अमीर। अगर नेट मीटरिंग और फिर बेनिफिट होता है ना, नेट मीटरिंग का कॉन्सेप्ट भी है जी। क्या करके यार? नंबर ऑफ यूनिट के लिए फिर आज जाके आपको पूरा बिल देखना पड़ेगा ना, एक एक बिल चेक करना पड़ेगा। वो तो यार मुझे तुम एक चीज बताओ मौलवी, तुम अगर यही काम करना है तो फिर मैं
वहां से बिल, जो बिल एक्चुअल बिल है उसके ऊपर क्या वर्किंग नहीं की होती वापडा ने, तो मैं वहां से देख लूं। जो इंडस्ट्रियल बिल्स होते हैं ना, जो इंडस्ट्रियल बिल होते हैं उनमें यही काम किया जाता है, उसमें वर्किंग को देखा जाता है, क्योंकि उसमें सेल टैक्स जो होता है ये रिफंडेबल का नेचर का होता है, तो सेल टैक्स आपने एडजस्ट कर लेना होता है। फिर इस तरह से कुछ आपके फर्दर टैक्सेस होते हैं जो नॉन रिफंडेबल नेचर के होते हैं, वो आपने बीच में अपनी प्रोडक्ट कॉस्ट में ऐड नहीं करने होते। फिर समटाइम कुछ एरियर के एक्सपेंसेस होते हैं जो आपके बिल में लगे होते हैं, वो भी आपने ऐड नहीं करने होते। तो यू हैव टू कीप द वर्किंग ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। वो अगले एडवांस लेवल का काम है जो आप बाद में जाके करते हैं। अभी आप बेसिक लेवल के बच्चों वाला काम है यार, अभी तो शूद्रों वाले काम करने आप लोगों ने जाके, तो अभी आप इतनी बड़ी बड़ी बातें सीख के क्या कर लेंगे जी? ठीक है जी, क्लियर हो गई जी बात, समझ आ गया है? ऊपर से तो नहीं गुजर गया? चले अच्छी बात। आगे चलें जी। इसके अलावा फिर बाकी बेटा बचते हैं आपके पोस्टेज है, एंटरटेनमेंट है, डेप्रिसिएशन अंदर से हो जाएगी, आपके ऑडिटर की फी है। अब वो एक्सपेंसेस रह गए हैं जिसमें कोई स्पेसिफिक पैटर्न नहीं है, जिसमें क्या नहीं है, पैटर्न नहीं है कि आप उसको एनालिटिकली वेरीफाई कर सकें। अब आपको क्या करना पड़ेगा, अब आपको टेस्ट ऑफ डिटेल्स परफॉर्म करनी पड़ेगी। टेस्ट ऑफ डिटेल क्या करेंगे आप जीएल लेंगे एक्सपेंसेस का, उस एक्सपेंसेस की जीएल में से आप सैंपलिंग करेंगे, सैंपलिंग करके आप उसके एक्सपेंसेस को वेरीफाई करेंगे। अब अगेन आपने क्या देखना है कि एक्सपेंस जिस पीरियड का है उस पीरियड में रिकॉर्ड हो। ये कहां से आएगा? वो जो एक्सपेंस है उसकी जो इनवाइस है उसकी डेट से। एक्सपेंस इनकर फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस, पर्पस ऑफ द बिजनेस के लिए इनकर हुआ ये नहीं हुआ, ये कहां से वेरीफाई करेंगे आप? मिनिमम मीटिंग से किस तरह से वेरीफाई करेंगे? मैंने फॉरेन टूर किया है, फॉरेन टूर किया है, तो मैंने किस पर्पस के लिए किया है? वहां पे कोई कॉन्फ्रेंस थी, वो कॉन्फ्रेंस किसी बिजनेस ऑब्जेक्टिव के लिए थी, तो वहां से उसे चेक कर लूंगा क्यों कि मैंने वो काम किया। इस तरह से फॉर एग्जाम्पल हमने खाना खिलाया है, अपने ऑफिस में लोग आते हैं उनको खाना खिलाते हैं, ये बिजनेस ऑब्जेक्टिव हो सकता है कि आपने खाना खिलाना है जनाब, आपकी पॉलिसी है, आप करते हैं काम। इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल एक कंपनी है जिसका काम मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द प्रोजेक्टर्स करना है, अब वो पाइप परचेज करना शुरू कर दे, तो क्या पाइप, जब पाइप का मटेरियल परचेज करना शुरू कर दे तो क्या उसका ऑब्जेक्टिव है बिजनेस का? तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंस नॉट इनकर्ड फॉर द पर्पस ऑफ द बिजनेस। एक्सपेंस ठीक अमाउंट के साथ रिकॉर्ड हुआ। ठीक अमाउंट से मुराद क्या है कि वो इनवाइस वैल्यू हो जिसके ऊपर रिकॉर्ड होना चाहिए था, अदर देन दोज एक्सपेंसेस व्हिच आर इन रिफंडेबल नेचर। फॉर सेल टैक्स अगर आप उसके ऊपर लगा वो आपको रिफंड हो जाए तो एक्सपेंस नहीं है, तो आप एक्सपेंस में उसको इंक्लूड नहीं करना। तो इस तरह से कैलकुलेशंस रिकैलकुलेट करके चेक कर लेते हैं। तो जो परचेज के प्रोसीजर थे वही प्रोसीजर एक्सपेंसेस के ऊपर आ जाएंगे। एक्सपेंस इनकर्ड is recorded in the correct period with correct amount with correct account, correct period, correct amount, correct account। ठीक है जी। उसके बाद और क्या होगा जी? फॉर द पर्पज ऑफ द बिजनेस। ये चार चीजें आपने अपनी चिकन वो उसमें आ जाएगा, करेक्ट अमाउंट के ऊपर आ जाएगा। तो आपने ये चीज इसके ऊपर चेक करनी है। ठीक है जी, क्लियर है? तो ये एक्सपेंसेस के जनरल प्रोसीजर हैं जी इसके ऊपर। बाकी इसकी जरा बुक ओपन करें, रीडिंग करें। चल गए या फिर बंद हो गया? हाँ, फेसबुक पोस्ट लगा रहे बहुत ज्यादा मोटिवेट करने के लिए। नहीं, पेरोल कॉस्ट है जी, पेरोल। अब मैंने आपको पहले एक बेस बताई थी, उसने बेस से नहीं शुरू किया, उसने डायरेक्ट आपको प्रोसीजर पे लेके चला गया है। तो बेस आपके ज़हन में है, अब आप उसकी बेसिस पे आप इसको रीडिंग कर लें। Analytical procedure are often carried out on payroll costs as there is a strong relationship between rate of pay
and number of employee and between gross pay and deductions. An example of analytical procedure for payroll cost is as follows. यानी आप उसे बता रहे हैं किस तरह से करेंगे. For a department where employee all receive fixed salaries, जहाँ पे सारे employees को fixed salary मिलती हो, compare salary cost in the current year with salary cost in the preceding year. वही किया हमने, पिछले साल को आखिरी महीने की पेरोल शीट ली, उसको हमने मल्टीप्लाई बाय 12 कर लिया. तो हमने कहा कि पिछले साल की एक्चुअल कॉस्ट ये थी, अब उसके अगेंस्ट हमारी इस साल की कॉस्ट क्या है. Unless there has been a significant change in the staff number, ज्वाइनर आगे, the two totals should be similar except for any inflationary increase in salaries during the period and bonuses. वही increment और bonus आगे. New hiring and resignation, another check would be to compare total salary payment for the same department between 1 month and the next. Except for a month in which a salary increase is applied, total salary cost for department should be constant from 1 month to the and next. ये बेसिकली मंथ टू मंथ का कंपैरिजन है. हमारा जो मैंने प्रोसीजर को बताया ये एनुअल कंपैरिजन है. जो एनुअल कंपैरिजन होता है ना, ये ठीक है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं. ये वाला बड़ा कमरसाम हो जाता है, एक महीने को फिर डिपार्टमेंट कॉस्ट को देखो, फिर टोटल कॉस्ट को देखो, तो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है. तो आप सिंगल रखें, आपके लिए इनफ है. अदर सब्सटेंटिव प्रोसीजर टू वेरीफाई पेरोल कॉस्ट might include selecting a sample of payroll record and checking that the employee exists by reference to the personal record. कि एम्प्लॉय वाकई है या नहीं है, घूस एम्प्लॉय तो नहीं है, अटेंडेंस रिकॉर्ड से चेक कर लें, उसकी देख लें कि उसको टाइम शीट्स बनी है या नहीं बनी, वहां से देख लें. ग्रॉस पे हैज बीन कैलकुलेटेड, ग्रॉस पे हैज बीन करेक्टली कैलकुलेटेड, यानी कि जो ग्रॉस पे है वो ठीक तरीके से कैलकुलेट हुई है, यानी कि बेसिक पे, हाउस एंड बाकी चीजें मिला के ठीक तरीके से कैलकुलेट किया गया है. डिडक्शन हैव बीन करेक्टली कैलकुलेटेड. फॉर एग्जांपल टैक्सेशन की डिडक्शन है, पेंशन की डिडक्शन है, प्रोविडेंट फंड की डिडक्शन है, तो वो जो डिडक्शन है वो ठीक तरीके से कैलकुलेट की गई हैं या नहीं की गई. तो ये 3 फर्दर आपके प्रोसीजर लगाते हैं, ये आपका पेरोल प्रोसीजर खत्म हो गया. अब मुझे बताएं, इतना पढ़ के आपको समझ आएगा कि ये क्या बात लिखी है यहाँ पे? ये तो आप इसको समझ ही नहीं सकते. इसके लिए क्या हुआ कि आप इसको प्रैक्टिकली चीज को समझें और उसके बाद यहां से रीडिंग कर लें, लेकिन आपके लिए प्रैक्टिकली जो बात है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है. आगे एक्सपेंसेस है जी. एक्सपेंसेस में उसने कहा जी अक्रस, कंप्लीटनेस, एक्यूरेसी. नीचे और भी है. Select a sample of transaction from expense account and perform the following procedure: check supporting document, check mathematical accuracy, check acknowledgement of receipt of goods, check approval and authorization, check tax deduction, check evidence of payment, check supporting duly stamped, processed or paid, ensure that the expense relate to the year and the business. check supporting duly stamped, processed or paid. For example, जो इनवाइस हमने पे कर दिया तो उसको स्टैंप लग जाए, पे हो गई है, ताकि दोबारा डुप्लीकेट पेमेंट ना हो जाए उसकी. कंप्लीटनेस के लिए इसने कहा जी रिव्यू द पीरियड एंड अक्रूवल ऑफ एक्सपेंसेस, सर्च फॉर अनरिकॉर्डेड लायबिलिटीज. तो ये ऑलरेडी आप अपना डिस्कस कर चुके हैं. एक्यूरेसी में जी रिकैलकुलेट इनवॉइसेस एंड इंश्योर प्रिपरेशन ऑफ वाउचर इज एक्यूरेट ऑन द बेसिस ऑफ द इनवॉइसेस. कि फॉर एग्जांपल के जो आपका एक्सपेंस इनकर हुआ है वो आपके इनवॉइस की बेस के ऊपर है या नहीं है. टेस्ट द कैलकुलेशन एक्सपेंसेस बेस्ड ऑन द रीजनेबल रेट्स बेस्ड ऑन द मार्केट रेट्स. फॉर एग्जांपल हमने अभी ये जो एनालिटिकल प्रोसीजर लगाया है अपने इलेक्ट्रिसिटी बिल्स के ऊपर, तो वहां से ये कहता है कि आप उसको कंपेयर करें. या आपको पता है कि पेट्रोल का रेट जो है वो इस पीरियड से इस पीरियड तक कितना था, इस पीरियड से इस पीरियड तक हमारी कंजम्पशन इतनी है, तो आप उसको मल्टीप्लाई करें तो वहां से आपको पता चल जाएगा कि कोई अनोमलस काम तो नहीं है, कोई ऐसा काम तो नहीं किया गया कि आपने पेट्रोल डलवाया है 5,000 का और वहां पे आपने उस पर्ची बनवा ली है 20,000 रुपए की. ठीक है, तो ये काम तो नहीं किया आपने. क्लासिफिकेशन एंड प्रेजेंटेशन, चेक एलोकेशन ऑफ पेमेंट बिटवीन एक्सपेंस एंड प्री पेमेंट्स. वो जो आपने प्री पेमेंट के प्रोसीजर किए थे कि जितना पोर्शन आपको एक्सपेंस में जाना चाहिए एक्सपेंस में चला गया, बाकी आपका प्री पेड में चला गया. स्कैन अकाउंट इन जीएल फॉर अनयूजुअल ट्रांजैक्शन, फॉर एग्जांपल क्रेडिट आइटम इन एक्सपेंस अकाउंट, लार्ज अमाउंट इन रिपेयर एंड मेंटेनेंस अकाउंट एक्सेट्रा. तो अनयूजुअल डेबिट और क्रेडिट अगर कोई हुए हैं तो उसके बारे में आप देख लें और आपको समझ आ जाएगी कि एक्सपेंस ठीक है या नहीं है. हाईली इन रट्टा इन नेचर. ठीक है, तो बेसिकली इसको एक दफा रीड आउट कर लें, इनफ है. इसमें से पेपर में क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत कम है, रिमोट चांसेस. ले जी, ये आपका चैप्टर हो गया कंप्लीट. एनी क्वेश्चन? नो क्वेश्चन जी. अभी जरा कंप्लीटनेस को इंश्योर कर लें कि हमारे कौन कौन से चैप्टर हो गए हैं, कौन कौन से रह गए हैं, ताकि आगे स्ट्रेटेजाइज कर लेना हम चीजों को. चैप्टर 1 में हमारा मेरा ख्याल है वो आइजा वाला रहता है, लेकिन फिर भी ऑलमोस्ट तो कंप्लीट ही है ना, वो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं. ऑब्टेनिंग एंगेजमेंट ये कंप्लीट हो गया चैप्टर 2. चैप्टर 3 में एक और पॉइंट रहता है, नहीं वो जो आप प्लानिंग द ऑडिट वाला नहीं है,
ऑडिट प्लानिंग वाला एरिया वो रहता है, और फ्रॉड भी रहता है। ठीक है जी। एविडेंस एंड सैम्पलिंग में सैम्पलिंग रहता है, बाकी कंप्लीट है जी। इंटरनल कंट्रोल अभी रहते हैं, टेस्ट कंट्रोल रहते हैं, सब्सटेंटिव प्रोसीजर हो गया है, नॉन करंट एसेट्स हो गए हैं, करंट एसेट्स हो गए हैं, अदर एरियाज हो गए हैं, रिलेटेड पार्टी भी हो गई है। तो बेहतरीन हो गया कि सारा सिलेबस खत्म हो गया। क्या चीज? अब हम इंशाल्लाह जो है ना वो मेरे दिल में जो है वो ये है कि नहीं, प्रैक्टिस मैंने प्लान की हुई है, क्योंकि हमारे पास टाइम इनफ है, इस दफा टाइम के इशू नहीं है। कंट्रोल्स अभी नहीं करने, माइंड पे करेंगे हम ना। अपने जो चैप्टर 1, 2, 3 और 4 में जो रिमेनिंग एरियाज हैं, हम उनको कंप्लीट करेंगे, ताकि ना हमारा सिलेबस जो है ना वो कंप्लीट हो जाए। क्योंकि मैं बताऊं आपको, अब मैं इफेक्टिवली आपको डेज बताता हूं कितने कितने दिन चाहिए। चैप्टर नंबर 5 और 6 के ऊपर, चैप्टर नंबर 5 और 6 के ऊपर 15 दिन चाहिए। कितने जी? 15 दिन। रिलायंस एंड अदर के ऊपर 3 डेज चाहिए। प्रोफेशनल एथिक्स के ऊपर 3 डेज चाहिए। 20 डेज आपको चाहिए चैप्टर नंबर 14 पे, और कोई 1 दिन चाहिए आपको चैप्टर नंबर 15 पे, और इन सारे कामों के ऊपर चाहिए आपको 3 डेज। 5, 3, 8, 8, 3, 11, 11, 3, 14, 14, 20, 34 और 35 लेक्चर्स में हमारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा विद बेसिक प्रैक्टिस। फिर पीछे रिमेनिंग हमारे पास 15 लेक्चर्स और है, उसमें वो मैं अभी ब्रेक कर लूंगा, क्योंकि अभी 1, 2, 3 चैप्टर 4 हो जाएंगे ना, फिर हम जितने चैप्टर्स पढ़ लिए इसकी कंप्रिहेंसिव प्रैक्टिस करें क्लास के अंदर। इसमें होगा क्या कि हम ओवरऑल टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे, किसी चैप्टर के साथ लिंक नहीं करेंगे, ताकि आप लोगों को जो है चीजें क्लियर होती चली जाएं कि हम जो चीजें पढ़ रहे हैं वो किस तरीके से अप्लाई करनी है। क्योंकि पेपर में ये ना पता, अगर पेपर में बैठे हुए ये पता है कि हमने पेपर में सवाल कहां से करना है, फिर आसानी है। प्रैक्टिस करते वक्त अगर आपको ये पता है कि किस चैप्टर का सवाल है, तो फिर पेपर में बैठ के आप आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, फिर पेपर में बैठ के आपको मुश्किल होगी ढूंढने में। तो इसलिए अब हम इसके क्वेश्चंस को आगे इंशाल्लाह इस तरीके से फॉलो कर लेंगे। आज कितना लेक्चर है ये वाला हमारा? 49 लेक्चर है ये वाला आज? नहीं, इतने नहीं हो सकते लेक्चर। अच्छा, क्या जी? नहीं, लेक्चर्स तो देखें अगले 15 से 20 डेज के अंदर आप कहें तो सिलेबस खत्म हो सकता है हमारा। मुझे कोई इतराज नहीं है, आप ये इस स्पीड पे भी चलते रहे ना, जितनी स्लो स्पीड पे अब हम जा रहे हैं, फिर भी हमारा 20 लेक्चर में 25 लेक्चर खत्म हो सकता है। क्या चीज? ये 45 बनते हैं, कोई बात नहीं, तो अभी 45 हुए हैं ना, तो कोई मसला नहीं है, ये इनफ डेज हैं। ये मैंने बहुत एक्स्ट्रा करके लिखे हैं, ये 20 दिन नहीं लगते इसके ऊपर, 10 दिन लगते हैं, 10 दिन प्रैक्टिस किए हैं, मैं सही बता रहा हूं आपको। ये 15 डेज नहीं है, ये इसके टोटल लेक्चर 10 हैं, 5 मैंने एडिशनल डाले हैं यहां पे, प्रैक्टिस भी इंक्लूडेड है ना। ले जी, एनी अदर क्वेश्चन जी? नो क्वेश्चन जी। ले जी, आज की डिस्कशन को यहीं पे करते हैं कंक्लूड। मिलते हैं इंशाल्लाह फिर अगली क्लास में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।